Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, 2 में क्या प्रॉब्लम? 2 में देखिए, कह रहा है कैन प्रोफेशनल कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बी रिगार्डेड एज प्रोमोटर्स। कमेंट कीजिए कि क्या वो प्रोफेशनल जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे लॉयर्स है, वकील है कोई, क्या उन्हें प्रोमोटर्स कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी की फॉर्मेशन में, वो एज प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ, तो उन्हें प्रोमोटर्स हम नहीं कह सकते जी। क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 4 में प्रॉब्लम, 5 में, 6 में प्रॉब्लम है। 6 में कह रहा है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग ए प्राइवेट कंपनी अदर देन ए सिंगल मेंबर कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी, देखिए प्रोसीजर सेम है, आप किसी भी तरह की कंपनी रजिस्टर कराना चाहे, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड हो, वो प्रोसीजर सेम है। क्या करना होता है? नेम रिजर्व करवाएं, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्लस डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, सब साइंड बाय सब्सक्राइबर्स, सबमिट कराए रजिस्ट्रार को। हाँ, एक तरह की कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड नहीं है, अलहदा से रजिस्टर करवाना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो जो टेबल है कंपनीज एक्ट में, उसको अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम है हर तरह की कंपनीज के लिए जी। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर 7 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम जी। 7 में बताइए क्या है? What is the effect of registration of memorandum and articles of a company? वो कह रहा है जी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है या के सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रायोरिटी हम देते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि मार्क्स कम है तो मेरा ख्याल है सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट बता दे वो काफी है। अगर मार्क्स ज्यादा होते, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स होते इसमें, तो मैं आपसे कहता कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताएं और सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताएं। जी, ये बात समझ आ रही है आपको? 7, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हमारा निकला कि हमने सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 8 में कोई प्रॉब्लम? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इनकॉर्पोरेशन से पहले, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे के प्रोविजनल है। इनकॉर्पोरेशन से पहले सारे वाइड है। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है उन पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया कि नहीं लिया। ये दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका स्टेटस कुछ और है, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले जो होते हैं उनका स्टेटस कुछ और है। तो ये फर्क जहन में रखिएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। 9 में कोई प्रॉब्लम? जी, अच्छा डिस्कस कर देना है। अंडर व्हाट कंडीशन द कंपनी 2017 वुड ओवरराइड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इन ऑल सिचुएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट की किसी भी बात को, किसी भी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता, और कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम की हर बात को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने का मतलब क्या है कि अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, किसकी बात मानी जाएगी? तो हमेशा कंपनीज एक्ट की बात मानी जाएगी जी। अनऑल सिचुएशंस, बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं जी, बिल्कुल इतना ही लिखना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम एसोसिएशन इन ऑल सिचुएशंस। तो दो हैं कि 20 नंबर जिनके लिए आप पूछ रहे हैं, बस उसने इतना ही कंसेप्ट पूछा है तो और क्या लिखेंगे जी। अच्छा, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जनरल कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर, 8 की बात कर रहे हैं जी। ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले है। इनकॉर्पोरेशन से पहले तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, उसमें तो हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, चाहे बोरोइंग का हो चाहे सेल परचेज का हो, वो तो हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट वाइड है।
अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के बाद, हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखी जाती है, क्या वो बोरोइंग का एग्रीमेंट है या कि सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स का एग्रीमेंट है। अगर बोरोइंग का एग्रीमेंट है वो तो स्ट्रेट अवे वाइड, और अगर सेल एंड परचेज वाला है तो वो प्रोविजनल है, वो कंपनी पे सिर्फ उस वक्त और उस दिन बाइंडिंग होगा जिस दिन कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेती है। नहीं मेरे भाई, वो तो हम बता चुके हैं कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है, प्राइवेट कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना होता। इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी अगर इन कॉर्पोरेशन के बाद जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करे, बोरिंग का करे या दूसरा करे, वो वैलिड है, उससे कोई इशू नहीं। 10 में कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई, एक को प्रॉब्लम। वो कह रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन आर आइडेंटिकल बोथ इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड ए कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। कहता है कुछ क्लासेस तो सेम है दोनों की। डिस्क्राइब द क्लासेस आइडेंटिकल इन रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड दोज पेक्यूलियर टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कह रहा बताइए वो कौन सी क्लासेस हैं जो कॉमन होती हैं लिमिटेड, जो ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है और जिसका नहीं है, दोनों में कॉमन है, और कौन सी क्लास होगी जो फर्क होगी। तो भाई एक ही क्लास फर्क, कौन सी वाली वाला, जो शेयर कैपिटल क्लास है वो फर्क होगी, बाकी तो सारी सेम होगी। नेम क्लास सेम है, प्लेस या जिसे हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी कहा था वो भी सेम, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या जिसे ऑब्जेक्ट क्लास भी कहते थे वो भी सेम है, लायबिलिटी वो भी सेम। ठीक, ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसमें लायबिलिटी क्लास आएगी कि नहीं? जरूर आएगी, शाबाश। लेकिन उसमें क्या लिखा होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड। जी 10 क्लियर। 11 में कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई। स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लासेस बतानी है, 3 नंबर है, मेरा ख्याल है सिर्फ नाम लिखने काम चल जाएगा। स्पेसिफाई, नाम लिखने काम चल जाएगा। 6 लिख देनी चाहिए क्लासेस हमें, 6 की क्लासेस बन जाती है ना हमारी। हाँ टोटल 7 है ना। कौन कौन से मुझे भूल गया, जरा याद करवा दीजिएगा। नेम क्लास, प्लेस, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन, अंडरटेकिंग क्लास। यस, अंडरटेकिंग भूल रहा था। चलिए 12 में कोई प्रॉब्लम? 12 में प्रॉब्लम है मेरे भाई को। नहीं वो दूसरे भाई है ना, एक ही भाई थोड़ी। कह रहा है मिस्टर आदिल एंड मिस्टर जकी हैज अप्रोच्ड यू फॉर कंसल्टेंसी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस देम इन द फॉलोइंग सिनेरियोज इन द लाइट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस। तो कौन सी रेगुलेशन है? तो कह रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन अंडर द रेगुलेशन। एप्लीकेशन के साथ कौन सी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन। देख हाँ, कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द रेगुलेशन। अंडरटेकिंग कौन सी फाइल करेंगे? डिक्लेरेशन। एक्सप्लेन करें डिक्लेरेशन क्या, कि हम कंप्लाई करेंगे विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। वी हैव कंप्लाइड with all the requirements of Companies Act 2017 regarding incorporation। ये है वो डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग जो हम साथ जमा करवाते हैं। 13 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा 13 पढ़ के मुझे बताइए इसमें नेम क्लास के प्रोसीजर आएंगे या के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के प्रोसीजर आएंगे? नेम क्लास के। अच्छा नेम क्लास चेंज करने का मकसद पीछे यही है कि उन्होंने शायद कोई ट्रेडिंग जो है वो भी बिजनेस भी दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की जगह एयर कंडीशनर का। लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या पूछा उसने कि बताइए नेम क्लास को कैसे चेंज करेंगे, तो वही प्रोसीजर बताएंगे ना। शाबाश, तो बताइए क्या प्रोसीजर है नेम क्लास चेंज करने के? जी नेम क्लास के लिए पहले नेम रिजर्व करवाना है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और ऑर्डर मेमोरेंडम स्पेशल कॉपी कितने दिनों में जमा? विद इन कुछ में 15 दिन में थी।
अच्छा वो कैपिटल से रिलेटेड थे, ठीक है। इसका बताया नहीं हुआ। अच्छा चल चले, ऑर्डर्ड मेमोरेंडम जो है बताया होगा डेज मेरे भाई। हाँ 30, मुझे मेरे जहन में तो यही आ रहा 30 बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ। बताया हुआ 30 डेज का, 30 डेज का कि नेम क्लास में जो रजिस्ट्रार के पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है मेमोरेंडम, वो 30 डेज में करवानी है। ये बताया हुआ कि नहीं नेम क्लास में? नहीं बताया हुआ। अच्छा चलें चलें 50, ठीक है 30 डेज में, 30 डेज में कर दें। नहीं एक मिनट है, उनका कोई ना कोई वैलिड आर्गुमेंट जरूर होगा, ऐसे ना कीजिए, वो कोई ना कोई उनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं जी। कुछ नेम चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो नया नाम रखना चाह रहे हैं वो भी तो देखेंगे ना कि अवेलेबल है कि नहीं है, वो भी देखना चाहिए अवेलेबल है कि नहीं जी। तो इसके बाद अच्छा नेम चेंज हो गया, इसके बाद भी कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ 1 साल तक नए नाम के साथ पुराना नाम लिखना है। नहीं 1 साल के साथ नहीं, वो तो 6 महीने था, 90 डेज था, एग्जैक्टली 90 डेज तक। और जैसे ही नेम चेंज होगा जो लिटिगेशंस है कंपनी के खिलाफ चल रही वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी सारी, वो वैसे ही चलती रहेंगी। चलें ठीक है 13 क्लियर। 14 डिस्क्राइब द, ये रिस्ट्रिक्शंस को अंडरलाइन कीजिए। एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। वैसे रिस्ट्रिक्शन से मुराद तो वही नेम है जिनकी इजाजत मिल सकती है एससीसीपी की अप्रूवल के साथ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जो कभी भी इजाजत नहीं मिल सकती। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है, जब हमने लिस्ट पढ़ी थी ना कि नेम की सिलेक्शन करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हमने प्रोहिबिशन पढ़ी थी पहले 3 आइटम, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट भी पढ़ी थी 3-4, वो प्रोहिबिशन की थी रिस्ट्रिक्शन की थी। अच्छा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पूछ रहा है सिर्फ, इसका मतलब है एससीसीपी वाले नाम, लेकिन मार्क्स ज्यादा है, असूली तौर पे प्रोहिबिशन वाले नेम आने नहीं चाहिए, लेकिन मार्क्स ज्यादा अगर लिख दें तो अच्छा है। हाँ तो वो छोटे छोटे हैं ना, तो वो अगर बाकी के 3 भी छोटे छोटे हैं, वो क्या कहता है सिमिलर नेम के साथ रजिस्टर नहीं होने चाहिए, इनएप्रोप्रिएट नेम, रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। 2-3 छोटी छोटी लाइनें मेरे भाई, लिख दें तो अच्छा है। हाँ मेहरबानी आपकी, लिख दें बिल्कुल लिख दें, सेफ साइड में होंगे ना हम, क्योंकि जैसे सोल्यूशन में बाजू का इस तरह की बातें आ जाती है, वो पूछ कुछ हो रहा था सोल्यूशन में किसी और तरफ चला जाता है। काम का कंसेप्ट 2 लाइनों का होता है, तो 6 नंबर के साथ पूछ लेता है और बाद में कोई दूर की चीज, कभी कभार ऐसे भी हुआ है, ठीक है दूर की चीज। जैसे मैंने बताया था प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, उसका जैसे सोल्यूशन जाके देखे वो और ही बात कर रहा है। और एक और भी क्वेश्चन आया सिमिलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से, उसमें मार्क्स ज्यादा है, काम की बात जो आधी करता है आधी इधर उधर की फिट कर देता है। तो हमें भी थोड़ी सी आदत बना देनी चाहिए कि अगर वो मार्क्स ज्यादा के साथ पूछे तो हमने उसे कैसे एक्सपेंड करना। तो ज्यादा मार्क्स है तो हम इसमें रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रोहिबिशन का बिल्कुल, लेकिन जहन में रखिएगा जब आप एक्सटेंड कर रहे होंगे ना तो रेलिवेंट चीज को एक्सटेंड करना है। ये ना आपके सर ने कहा था मार्क्स ज्यादा है ना तो ज्यादा लिखना है, तो इसके साथ प्लेस क्लास को कैसे चेंज करना है वो भी लिख दें कि ज्यादा तो लिख रहे हैं, भाई ज्यादा लिखना है लेकिन रेलिवेंट लिखना है ना, इररेलिवेंट थोड़ी लिखना है। क्वेश्चन 15 में कोई प्रॉब्लम, 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 में प्रॉब्लम, 17 में, 18 में, 19 में प्रॉब्लम है भाई को, शाबाश। 19 कहता है व्हाट आर द प्रोविजंस इन सिलेक्टिंग द नेम ऑफ ए कंपनी। भाई वही प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शंस वही है और क्या, ठीक है इन सिलेक्ट। हाँ रिजर्वेशन वाली बात भी लिख, क्योंकि इसने क्वेश्चन को जनरल रखा है। व्हाट आर द प्रोविजंस इन सिलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी का मतलब है नेम से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो बता दो। तो हमारे सिलेबस में नेम से रिलेटेड जो सबसे अहम प्रोविजन है वो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन वाले ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और भी है प्रोविजन रिजर्वेशन वाली भी। तो हाँ
तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 5-6 लाइनें लिख दें काफी। 3 नंबर का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 5.4 मिनट्स। ठीक है, तो इतना लिख दें, 5-6 लाइनें तो लिख देंगे आप। ठीक है, ये जो आपकी कैलकुलेशन होती है ना कि एक नंबर की एक लाइन, ये गलत कैलकुलेशन होती है, ये फेल होने वाली कैलकुलेशन होती है। जब भी आपने अगर कोई रफ सा सूल बनाना भी है तो यूं रखे एक नंबर की 2 लाइन है, एक नंबर में 2 लाइनें लिखनी होती है। ठीक है, एक नंबर एक लाइन, ये सूल गलत है, इसमें आप ज्यादा रिस्क में है। ठीक है, तो एक लाइन का आधा नंबर होगा, एक पॉइंट का आधा नंबर। 17, अच्छा ये किस क्वेश्चन में थे हम? 19 क्लियर हो गया। 20, 19 और 20 एक ही है तकरीबन। 21 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 21 में कह रहा है चेंज ऑफ नेम बाय ए कंपनी। अगर वो कहता रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम बाय रजिस्ट्रार तो वो डिफरेंट कंसेप्ट है, पता है, रेक्टिफिकेशन डिफरेंट है, चेंज वाला डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल, वो एक क्वेश्चन में उसने रेक्टिफिकेशन आगे शायद केस स्टडी में पूछा है, वो डेयरी को डायरी उसने रजिस्टर कर दिया था, कुछ इस तरह का चक्कर था। ठीक है, तो वो रेक्टिफिकेशन वाला केस है। अब यहाँ पे चेंज वाला पूछा, तो चेंज के लिए कंपनी ने क्या करना है वही अभी जो डिस्कस किया, रिजर्वेशन और फिर उसके बाद स्पेशल। 22 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बाकी क्लास को प्रॉब्लम। चलिए डिस्कस करना, मजाक कर रहा हूँ। On January 1, 2010, Star Industries Limited, a company incorporated in Italy, acquired majority shareholding in Beta Industries Limited, a company listed on the Karachi Stock Exchange. ठीक है, शेयर खरीद ली, अच्छा किया, इनकॉर्पोरेट। अब वो क्या करे? SIL wants to change the name of Beta Industries Limited to Star Industries Limited, as it believes on account of international reputation, Star International, local sales will improve substantially. Name change कर रहा है सर, describe the condition। जी नेम चेंज नहीं कर रहा, ये नेम चेंज नहीं कर रहा यहाँ। हाँ कंडीशन बताइए, which the company would be required to comply with after the change of its name। after को अंडरलाइन कर। इस एक लफ्ज से हमारा क्वेश्चन पूरा हमारे जहन में आ रहा था शुरू में, वो स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्वेशन वाली बात, मेमोरेंडम वाली, उसने कहा नहीं आफ्टर, तो आफ्टर क्या होगा भला? आफ्टर एक तो हमने बात करनी है 90 डेज तक ओल्ड नेम न्यू नेम के साथ मेंशन करना है किन किन डॉक्यूमेंट्स पे, वो बता। हाँ जी ठीक है जी। फिर इसके बाद 23 में कोई प्रॉब्लम जी? 24 में प्रॉब्लम है जी। Recon Industries Limited, a listed company, wishes to change its name to Reliance Foods Limited because the management feels that a change in name would help in rebranding and rebuilding the image of the company and in attracting more customers. अभी तक ये पता चला नेम चेंज करना चाह रहा है। You are required to explain the requirements of companies at 2017 which the company is required to comply with in this regard, and also describe the effect of such change in the rights and obligation of the company. अब देखें, चेंज ऑफ नेम के लिए हमने उसे रिक्वायरमेंट्स बताने हैं, तो एक तो पहले प्रोसीजर बता देंगे क्या करना है। प्रोसीजर बताने के बाद कि स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, उसने रजिस्ट्रेशन कर ले, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है ना, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया। इसके बाद 90 डेज तक वाली जो चेंज के बाद वाली परवीन है वो डिस्कस करनी चाहिए। हाँ मेरा ख्याल है बिल्कुल वो भी करनी चाहिए, वो भी डिस्कस करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं आल्सो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सच चेंज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में क्या फर्क पड़ता है? सेम, कोई फर्क नॉर्मली नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली जो आईकैप के अलावा दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज है वो अपने क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा देते हैं क्योंकि वो साथ में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर कर रही होती है। आईकैप के एग्जामिनर की शुरू से ये आदत है, वो कहता है भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मुझे टू द पॉइंट बताओ लॉ क्या कहता है, कमेंट्री की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज के क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें मार्क्स नॉर्मली ज्यादा होते हैं, लेकिन आईकैप के क्वेश्चन में मार्क्स नॉर्मली
कम होते हैं। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि 9 मार्क्स में सिर्फ इतना लिखना है, 4-5 चीजें। 4-5 नंबर के लिए तो शायद ये काफी है, 9 नंबर के लिए कम होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आई कैप इस कंसेप्ट को पूछेगा, जहां जहां उसने पूछा होगा, आपने देखा, नोट किया ही होगा, वो मार्क्स कम एलोकेट करता है जी। 25 में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कह रहे कंपनी दैट टू सेवेंटी प्रोवाइड दैट ए कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम आइडेंटिकल दैट ऑफ ए कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस आर सो नियरली रिजेंबलिंग दैट नेम्स टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव। इज देयर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल? एक्सेप्शन है बिल्कुल। क्या कि कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही हो जो कंपनी, वो उस कंपनी के नाम के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस कंपनी के डायरेक्टर इजाजत देते हैं आपको कि हाँ जी रजिस्टर कर ला वाइंडिंग, क्योंकि उसने मर ही जाना अब 2-4 दिनों में, तो उसके नाम पे रजिस्टर हो भी नहीं, कंपनी का मसला, टेंशन नहीं। 26 में प्रॉब्लम, 27 में है प्रॉब्लम। वो कह रहा है a private limited company wants to raise further capital for expansion purposes by inviting general public to subscribe to its shares। प्राइवेट कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना चाहती है। लिस्ट द एसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट दैट इट मस्ट कंप्लाई विद बिफोर इट सबमिट्स ए प्रॉस्पेक्टस एंड लिस्टिंग एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। बताइए इसे क्या करना चाहिए? तो इसे सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ती है, आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करना पड़ती है, मेमोरेंडम में। भाई मेमोरेंडम में क्या चेंजेस करना पड़ेगी? नेम में प्राइवेट का वर्ड एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में और क्या चेंज होता है? ये शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज करने की जरूरत है तो कर सकते हैं, वरना जरूरत है। यहाँ पे उसने शेयर कैपिटल मेंशन नहीं किया। एक अलग से क्वेश्चन हमने किया था, उसमें शेयर कैपिटल का जिक्र था, वो 200 से 280 पे जाना था। जब आर्टिकल्स में क्या चेंज करना है? 3 कंडीशंस ऐड करनी है कि एक्सक्लूड करनी है? एक्सक्लूड करनी है, प्लस हो सकता है अदर प्रोविजंस भी आर्टिकल्स की चेंज करनी पड़े, जो कि जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कोरम की, ठीक है। मीटिंग से रूल जो है बाज़-औक़ात प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंट होते हैं। तो अगर आर्टिकल्स में इस तरह की कोई चीज़ है जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंट है, आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी में 1 ही होता है, सिंगल मेंबर कंपनी में 2, और अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी में 7, ठीक है। तो आर्टिकल्स में हो सकता है कुछ दूसरी चीजें भी चेंज करना पड़े। नेक्स्ट 20, ये 7 था। 28 में प्रॉब्लम कोई? 29 में प्रॉब्लम है। 129 A company which was established recently had inadvertently been registered by a name that is prohibited by the Companies Act. What remedy is available for such company under the Act? गलत नाम के साथ रजिस्टर हो गई। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन रजिस्ट्रार खुद से भी करेक्शन कर सकता है, और दूसरा पे कंपनी खुद से भी नेम चेंज कर सकती है। रजिस्ट्रार करेक्शन कर सकता है कितने अरसे में? रजिस्ट्रार जब मर्जी करेक्शन कर सकता है। रजिस्ट्रार के लिए उन्होंने टाइम नहीं लगाया हुआ कि ये 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर कर सकता है बस, ठीक है। रजिस्ट्रार जब चाहे करेक्शन कर सकता है। हाँ, शर्त क्या है? वो कंपनी को नोटिस भेजेगा, अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की, उसके बाद नेम चेंज करेगा, और कंपनी ने फिर 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार जब ऑर्डर इशू कर दे उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर नेम चेंज करना होता है। ये प्रोविजन थी। रजिस्ट्रार ने 30 दिन के अंदर नहीं करना, यही प्रोविजन थी ना। 28 हो गया। 29, हाँ 9 में सेकंड, assuming that the aforesaid company was not registered by name in contravention of the act, how can it change its name if so desired? वो कहता है फर्ज करें कि कोई गलत नाम रजिस्टर नहीं हुआ था, सही नाम रजिस्टर हुआ था, और कंपनी इसको चेंज करना चाहती है। अब क्या करें? अब कंपनी चेंज ऑफ नेम सिर्फ आएगा। अब रेक्टिफिकेशन रजिस्ट्रार वाली बात नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में और चेंज ऑफ नेम में फर्क यह है, रेक्टिफिकेशन जो है वो दोनों कर सकते हैं, रजिस्ट्रार भी और कंपनी भी। चेंज ऑफ नेम जो है वो सिर्फ कंपनी कर सकती है।
पहले वाले में मेरा ख्याल है क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे सिर्फ रजिस्ट्रार वाली बताओ, तो मेरा ख्याल है दोनों ऑप्शन लिखने चाहिए, रजिस्ट्रार वाली भी और कंपनी वाली भी। क्वेश्चन नंबर 30 में कोई प्रॉब्लम? 31, 32 में है प्रॉब्लम जी। 32 में क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रियल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड फैंटेसी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट अंडर विच दे वुड इंप्लीमेंट ए सी साइड हॉलिडे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट। However, the company secretary has informed that the memorandum association of Fantasy Limited does not authorize the company to enter into a joint venture agreement. कह रहा है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, इस तरह की ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। Describe the procedure that would have to be followed by Fantasy World Private Limited for making the necessary amendments in memorandum of association. बताइए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे मेमोरेंडम में अमेंडमेंट्स के लिए। सबसे अहम क्वेश्चन सोच के बताइए, मेमोरेंडम में कौन सी क्लास चेंज होगी जी? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्योंकि यही वो क्लास है जो कि बताएगी कि कंपनी ने किस किस्म की ट्रांजैक्शंस करनी है और किस किस्म की ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसका मतलब है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होगा जिसकी वजह से प्रिंसिपल, क्योंकि छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट हो तो चूंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हम बताते हैं, बाकी के दूसरे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी हो जिसकी वजह से हमारे जो सिग्निफिकेंट एसेट्स और रेवेन्यू जो है ये चेंज हो जाएं उसकी वजह से, तो फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने की जरूरत होती है। और ये भाई मुझे कॉर्नर वाले बताएंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में एससीसीपी की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं जी? होगी जरूरत, होगी, कोई एक ओपिनियन लेना, होगी या नहीं होगी? एससीसीपी, तो एससीसीपी की परमिशन की जरूरत किस वक्त पेश आती है? प्लेस क्लास चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे जिसके लिए प्रायर लाइसेंस की जरूरत, हाँ बिल्कुल, वो भी हमने पढ़ा था, उसके लिए भी जो है वो फिर अगर कोई इस तरह का बिजनेस करना चाहती है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत है उसके लिए जा सकते हैं एससीसीपी का, वरना नॉर्मली अगर आपने चेंज करना प्लेस क्लास जो प्रिंसिपल क्लास ऑफ बिजनेस, इसके लिए जरूरत नहीं जी। स्टडी टैक्स, हाँ याद आ गया, स्टडी टैक्स में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होती है, स्टडी टैक्स में गलत लिखा हुआ है। इसमें, हाँ इसमें ये कंपनीज एक्ट में मैंने देखा है, इसमें ये बात लिखने के बाद वो नीचे एक सेक्शन है जिसमें कंपनीज एक्ट में मौजूद है जिसमें वो कहता है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने के लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो लाइन इसने बाकी का तो कॉपी कर लिया, वो लाइन एंड पे कॉपी करना भूल गया, तो कंसेप्ट आधा आपकी बुक में आ सके, आधा कंसेप्ट कहीं और रह गया, ठीक है? हाँ जी, तो मेरे भाई आप कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं खड़ा होकर कोई बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कंपनीज एक्ट में दिखा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है? अगर देखना चाहें आप। नहीं क्या मसला है, गलत बात तो नहीं की। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। थर्टी में कोई प्रॉब्लम? 34 में कोई प्रॉब्लम? 34 में प्रॉब्लम है। 34 में कह रहा है मेंबर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैव रिजॉल्व टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ इट्स, ऑब्जेक्ट क्लास किसको कह रहा है वाला? इसके साथ लिख ले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। टू enable it to expand its scope of activities, explain the procedure that the company will have to follow। वही ऑब्जेक्ट क्लास को चेंज करना है, प्रोसीजर बताइए क्या होगा। List the information which will be required to be submitted in application to the concerned authority। concerned authority कौन सी होगी हमारी?
रजिस्ट्रार, उसको क्या सबमिट करवाना है? अल्टरनेट मेमोरेंडम और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। हाँ, ये कुछ साथ में कोई और भी सीफैब लेवल पे होगी शायद, इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी होगी। हमारे कैफ लेवल तक सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं हमने। जी 35 देखिए, जो क्वेश्चन दूसरे एग्जामिनेशन बॉडीज के दिए जाते हैं आपको आइडिया देने के लिए दिए जाते हैं कि इसी कंसेप्ट को वो और मुख्तलिफ अल्फाज में किस तरीके से पूछ सकता है, ताकि एग्जामिनर के जितने भी दाव पेच गुर हैं वो सारे हमारे सामने आ जाए। ठीक है, इसका मकसद ये होता है, इसको एग्जैक्ट मार्क्स के साथ मैच करना लाजमी नहीं होता अदर एग्जामिनेशन बॉडी के क्वेश्चन के या C5 के क्वेश्चन को। कंसेप्ट समझ ले कि कंसेप्ट क्या हमें समझ आ गई। 35 में कोई प्रॉब्लम, 36 में कोई प्रॉब्लम, 37 में, 38 में, 30 किसमें, 37 में, 37 में इनोवेशन लिमिटेड इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रायर टू द इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात की, फौरन मेरी नजर गई कंपनी के ऊपर के नाम के ऊपर के प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक है, पता चला पब्लिक है। इसके लिए जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना। द डायरेक्टर्स हैव एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद ए फॉरेन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। अब बताइए, बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है या के सेल परचेज वाला, सेल परचेज वाला एग्रीमेंट। वो कहता है कि बताइए स्टेटस क्या है इसका अबव सर्कमस्टांसेस में। तो ये प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा तब तक जब तक के सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना ले ली जाए। ठीक है, ये उसी वक्त बाइंडिंग होगा और उसी दिन बाइंडिंग होगा जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस लिया जाएगा। बाकी रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। ये हमें पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस लेने के लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी ने डिक्लेरेशन फाइल करनी है रजिस्ट्रार को। क्या डिक्लेरेशन? कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक शेयर कैपिटल इशू हो चुका है, डायरेक्टर्स ने जितने भी शेयर्स लिए हैं फुल अमाउंट कैश में पे कर दी हुई है, किसी भी एप्लीकेंट्स को हमने जो पैसे वापस करने थे वो सारे कर दिए, किसी के भी पेएबल नहीं है, ड्यू नहीं है। और फिर अगर कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं की तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया जी। इसके अलावा क्वेश्चन 38 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 39 में कोई प्रॉब्लम? 40, 41, 42, 40 जी 41 में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेंटर्ड बाय कंपनी बिफोर एक्वायरिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये भी तो डिस्कस हुआ है। इसका दो हिस्सों में लेके जाएंगे हम। एक लेके जाएंगे हम प्रोविजनल नहीं भाई, उसको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बतानी है। एक होगा बोरोइंग या फाइनेंसिंग एग्रीमेंट और दूसरा होगा सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स जी। अच्छा, प्राइवेट लिखा हुआ है? किधर लिखा हुआ है? शुक्र है नहीं लिखा, मैं गलत पढ़ा गया। अगर प्राइवेट लिखा होता और सिमिलर क्वेश्चन होता तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है। ठीक है, बाय कंपनी। इस आंसर को उसने चूंकि टाइप ऑफ कंपनी मेंशन नहीं किया तो इस आंसर को आप दो हिस्सों में भी लेके जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए लिख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट सारे वैलिड होंगे। इसके बाद पब्लिक कंपनी के फिर दो हिस्सों में लेके जाएंगे, या तो वॉइड है या प्रोविजनल। क्लियर? 42 में प्रॉब्लम, 43 में प्रॉब्लम है। 43 में क्या कह रहा है? कह रहा है RMCL कंपनी विद 100% लोकल इक्विटी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रीफली डिस्क्राइब द एसेंशियल चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम इन कनेक्शन विद द अबव कन्वर्जन। वो कह रहा है आप बताइए पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो इसमें ये मार्क्स को इग्नोर कर देना आपने। पहली चीज ये ध्यान में रखें, बहुत पुराना क्वेश्चन है जी। आर्टिकल एसोसिएशन में क्या चेंजेस हो सकता है आर्टिकल्स में जी? हाँ, प्राइवेट से पब्लिक की तरफ जा रहा है तो एक तो वो 3 कंडीशन कंफर्म।
इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी जो प्राइवेट और पब्लिक में फर्क होती है, जैसे मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात की, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की। इसके अलावा आगे चलेंगे और भी कंसेप्ट आएंगे, और एग्जांपल अभी मैं फिलहाल आपको दे नहीं सकता क्योंकि अभी हम लोग कंसेप्ट नहीं बढ़े हुए, तो वो हम चेंजेस करेंगे। ये 4-5 चेंजेस तो आपको कंफर्म हो गए ना। फिर कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 की फाइलिंग रिक्वायरमेंट दैट वुड नीड टू बी कंप्लाइड विद इन कनेक्शन विद द कन्वर्जन एंड विद इन व्हाट पीरियड। वो कह रहा है बताइए कि अब आपने इसको जब चेंज कर लिया आर्टिकल, तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स अब आपने फाइल करने हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को। किस पीरियड में? विद इन 30 डेज का टाइम कि 15 दिन का? ये कुछ नहीं पता, कंफर्म नहीं है हमें, ठीक है। ये 30 डेज का पीरियड है ना। क्वेश्चन 44 में प्रॉब्लम, 45, 46 नहीं है, आगे केस स्टडी स्टार्ट हो रही है। केस स्टडी 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में, 1 में है प्रॉब्लम। तो 1 में भैया वो मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी नहीं ले सकता, वो कंपनी का मेंबर ही नहीं है, वो मेंबर नहीं, सिर्फ मेंबर ले सकता है, आपको पता है। वो भी एम्प्लॉय भी नहीं ले सकता, और एम्प्लॉय कंपनी का है ही नहीं, वो तो किसी दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय है। इवन कंपनी का अपना एम्प्लॉय होता है फिर भी ना ले सकता। मेंबर भी कब ले सकता है? प्रेस्क्राइब पे करेगा और विद इन 14 डेज। ये ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, कहने मेंबर गेट कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन, आप सिर्फ ये लिख दे यस। नहीं भाई, उसको आगे 2 कंडीशन भी बताने, इन कंडीशन के मुताबिक कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 कोई इशू नहीं। 3 में इशू है जी। 3 में कह रहे आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ जेएस सीमेंट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इंक्लूड्स ए क्लास अकॉर्डिंग टू व्हिच 1 मेंबर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट इन जनरल मीटिंग। 1 मेंबर को अंडरलाइन कीजिए। अब आप कह रहे होंगे सर इसका आंसर है यस, क्योंकि हमने वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स में पढ़ा था कि हो सकता है किसी को राइट्स ज्यादा दे दिए जाए, किसी को वोटिंग राइट्स कम दे दिए जाए, और नो वोटिंग राइट्स एट ऑल की भी ऑप्शन थी। लेकिन याद रखें वो वेरिएशन थी क्लासेस के लिए। क्लास बना के तो आप उसमें नो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, लेकिन किसी खसूसी एक शेयर होल्डर जो है उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि तुमने वोट नहीं लेना। क्या ऐसे हो सकता है कि रेजोल्यूशन पास कर दी जाए, बाकी सबको तो डिविडेंड मिलेगा, ये 2 मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा? या तो सबको मिलेगा, या फिर रेजोल्यूशन ये पास हो सकती है कि इस साल किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो सारी क्लास, इंटायर क्लास पे एप्लीकेबल होती हैं चीजें, ये इंडिविजुअल्स के लिए अलग-अलग रेगुलेशन नहीं अप्लाई करता है। तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है कि अगर कहता ना कि क्या इंटायर क्लास को वोट कास्ट करने से रोका जा सकता है, उसके राइट्स को इस तरीके से वेरी किया जा सकता है कि आप वोट कास्ट नहीं करेंगे, हम कहते हैं बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 मेंबर, एक मेंबर को नहीं रोका जा सकता। कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लाइबिलिटी वाले केस में थी कि राइट्स वाले केस में थी? कि जब लाइबिलिटी बढ़ानी हो ना उसकी, तब उसकी रिटर्न कंसेंट जरूरी है। देखिए वेरिएशन इन राइट्स वाला कंसेप्ट डिफरेंट है और वेरिएशन इन लाइबिलिटी डिफरेंट है। वो लाइबिलिटी भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें किसी मेंबर की लाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? कुछ नहीं पता बढ़ा सकते हैं कि नहीं, कैसे बढ़ा सकते हैं? उसकी कंसेंट इन राइटिंग बिफोर और आफ्टर द रेजोल्यूशन, बिफोर और आफ्टर द अल्टरेशन, कंसेंट के बगैर ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी वाला केस था मेरे भाई। 3 क्लियर है? तो बताइए एक लफ्ज में बताइए ये लीगल है या इलीगल है? क्वेश्चन 3 इलीगल है, नहीं कर सकते। क्वेश्चन 4, हाँ ये 4 डिस्कस करने वाला है। ये उस कंसेप्ट उससे मिलता जुलता है मिसेस राहील वाले क्वेश्चन से, लेकिन कहानी थोड़ी फर्क भी लग रही है, क्वेश्चन की शक्ल सूरत थोड़ी बदली है। कह रहे ABCD 4 बंदे थे, D अपना सारा शेयर ट्रांसफर कर गया, C को खुद निकल गया। उसके 8 महीने, तकरीबन 8 महीने बनते हैं, हाँ 8 महीने के बाद कंपनी डिसॉल्व हो गई। एक्सप्लेन द लाइबिलिटी। अच्छा यहाँ पे देखे लाइबिलिटी, उसमें राइट्स भी पूछ रहा था।
यहां पे सिर्फ लायबिलिटी पूछ रहा है। लायबिलिटी क्या है? ए बी सी एंड डी की। देखें, लायबिलिटी है, एक होती है लायबिलिटी टूवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टीज, एक होती है लायबिलिटी टूवर्ड्स ईच अदर। पहले कौन से डिस्कस करें? एक्सटर्नल। इन सब की लायबिलिटी है कि एक्सटर्नल पार्टीज को जितने भी डेट ड्यूज है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, इन सब ने पे करने हैं, इन सब ने पे करने हैं, इक्वली पे करने हैं। लेकिन मैक्सिमम जो अमाउंट उन्होंने एग्री की है उस अमाउंट तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? क्या डी ने भी पेमेंट करनी है? डी की भी लायबिलिटी है। ए बी सी की तो समझ, ए बी सी की लायबिलिटी समझ आ गई ना, कि उन्होंने एक्सटर्नल पार्टीज के डेट पे करने हैं और इन सब की लायबिलिटी क्या है? इक्वल, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट जो हर एक ने एग्री की हुई है। अब डी की लायबिलिटी है कि नहीं? क्वेश्चन है क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि विद इन 1 ईयर जो है वो कंपनी वाइंड अप हो रही है। और ये लायबिलिटी कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स किया भला, कौन से वाले डेट्स किया है? जो उसके दौरे इक्तदार में थे जब वो मेंबर था, उसके लिए ये बातें लिखना लाजमी है सॉल्यूशन में। अच्छा, ये तो हो गई उनकी एक्सटर्नल की लायबिलिटी। उनकी आपस की एक दूसरे के साथ क्या राइट लायबिलिटी है कि अगर किसी मेंबर ने इक्वल अमाउंट की बजाय जितनी होनी चाहिए थी, जितनी जस्टिफाई, उसकी बजाय ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, तो उसका राइट, तो बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी है कि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट दे, और उसका राइट है कि बाकी मेंबर से रिकवर करवाए। भाई ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, ये न्यूमेरिक एग्जांपल से समझाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 5 में कोई प्रॉब्लम? 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी जी, 5 में कह सब्सक्राइबर ऑफ मैसेज डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी बात हुई थी। उन्होंने डेयरी के लिए रजिस्टर करवाने डॉक्यूमेंट्स दिए, रजिस्ट्रार सोया हुआ था, उसने डायरी कर दी, डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कह रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोविजंस है अंडर सेक्शन, पता नहीं कौन सा है, हम सेक्शन याद करके थोड़ी जाते हैं। क्या हमें सेक्शन नंबर याद करने हैं? कोई नहीं याद करने, कभी भी नहीं याद करना है। तो वो स्टडी टेक्स्ट में भी लिखे हुए हैं सेक्शन, लेकिन वो कभी भी याद नहीं करने। आप किसी भी लेसन इंस्टीट्यूशन में देख लें, एग्जामिनर जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने सेक्शन नंबर रेफर नहीं किए होते। कभी कभार कर देता है सिर्फ गाइडेंस के लिए कि फर्दर गाइडेंस आपको इस सेक्शन में मिलेगी, रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारी कि सॉल्यूशन में हमने सेक्शन को यूज करना है। तो कह रहा बताइए रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकती है? रजिस्ट्रार भी कर सकता है, कंपनी भी नेम चेंज कर सकती है अपना। ठीक है, वो दोनों प्रोसीजर लिख देने चाहिए आपको। नहीं, गलती चाहे रजिस्ट्रार से हुई है, रेक्टिफिकेशन रजिस्ट्रार भी कर सकता है और रजिस्ट्रार नहीं करता अगर, तो कंपनी खुद से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को कह सकती है सर इस नाम को चेंज कर दें। जी, अब अगर हमारा शनाख्ती कार्ड गलत नाम से, गलत एड्रेस से आ जाए, तो वो हम नादरा वालों को जाके कहेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो फिर वो करेंगे ना, खुद से थोड़ी कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी जो है वो खुद, उसके पास भी पावर है। और अगर रजिस्ट्रार को खुद से अंदाजा हो जाए कि नेम गलत रजिस्टर हो गया है, रजिस्ट्रार के पास भी पावर है, करेक्शन कर सकता है। क्वेश्चन 6, कोई प्रॉब्लम है इसमें? है प्रॉब्लम भाई को? सेकंड पार्ट में, अच्छा इसमें दो चीजें, एक कह रहा है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड, लॉ की प्रोविजन बतानी है। लीगल प्रोविजन क्या है? ये ऑफिस चेंज हो रहा है, तो लीगल प्रोविजन ये है, अगर तो आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस उसमें शिफ्ट हो रहे हैं, तो अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड है। और अगर आप विद इन सेम प्रोविंस शिफ्ट हो रहे हैं, अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार को आपने इंटीमेट करना। कितने दिन में था? विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज उसको कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे लाहौर से इस्लामाबाद कमीशन करना पड़ेगा, हैदराबाद से कराची, पेशावर से मुल्तान करना पड़ेगा। चलिए, इसका मतलब है आपको पता है कि ये शहर किस किस प्रोविंस में है। अच्छी बात है। क्वेश्चन 7 में कोई प्रॉब्लम है?
एग्जाम्पल उसने केस साहब बनाया, असल में पूछ रहा है आर्टिकल्स में अल्टरेशन कैसे होगी। वो कह रहे हैं हमने बोर्ड मीटिंग का कोरम रखा हुआ था 7, अब हमने फैसला किया है कि कोरम होगा 5। कोरम कहाँ लिखा होता है? क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो इंफॉर्मेशन आती है कंटेंट, वो हमने पढ़े कि नहीं पढ़े? वो लिस्ट हमें लिखी नहीं थी, उसमें कहीं पे था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या कोरम के हवाले से भी बात होती है आर्टिकल्स में, जरा देखें था कि नहीं था? मेरा तो ख्याल है आर्टिकल्स में डायरेक्टर्स की मीटिंग के हवाले से या कोरम से कोई भी डिस्कशन नहीं होती है, कार्य नहीं होती। और भाई देख तो लो उधर लिखा हुआ है कि नहीं, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स की कोई बात कर रहा है? वो क्वेश्चन बना दिया उसने, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं होती उधर भी बात। प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, हाँ बिल्कुल। तो इसमें आर्टिकल्स की अल्टरेशन कैसे होगी फिर? स्पेशल रेजोल्यूशन से, और सबमिट करवा दे डॉक्यूमेंट, सिंपल। तो क्या एक मिनट, अच्छा पॉइंट है उन्होंने, तो क्या टेंशन है इसमें? लिमिटेड नहीं, लिस्टेड के लिए साथ। ये अगर लिस्टेड कंपनी होती ना, हम कहते ये हो ही नहीं सकता, कंपनी एक्ट इसकी इजाजत ही नहीं देता। लेकिन क्या ये लिस्टेड कंपनी है? क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए अनलिस्टेड ही होगी, वरना लिस्टेड में तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप दोनों सिचुएशन लिख दें, अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो ये अल्टरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंपनी एक्ट के खिलाफ है और कंपनी एक्ट ओवरराइड करता है। लेकिन अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर हो सकती है, और ये प्रोसीजर है। और मेरा ये ख्याल है ये दोनों ऑप्शन लिख दें, ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा है जी। 88 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 में कोई प्रॉब्लम? 10 में कोई प्रॉब्लम? 10 में प्रॉब्लम है जी, 10 पढ़ लेते हैं हम। 9 में वो कह रहा है कि जी बिल है लॉयर का पहले से पेंडिंग, प्रमोटर से पे नहीं किया, क्या कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला बिल पे करेगी? क्यों? क्योंकि उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भाई। जिस वक्त कंपनी दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, उस वक्त के वाकयात के लिए वो जिम्मेदार है? तो नहीं है जिम्मेदार। 10 मजबूत लिमिटेड इज a newly incorporated company. ML has issued a prospectus inviting offers from general public for subscription to its share and is also intending to sign a मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट। मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है? ये फाइनेंस फैसिलिटी लोन का एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट क्यों कहते हैं, ये समझ लीजिए लोन एग्रीमेंट का इस्लामिक नेम है। टॉप बैंक लिमिटेड, however Mr. Bakir, who is the legal advisor of company, is against the signing of मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट। वो मिस्टर बाकिर कह रहा है भाई ये लोन एग्रीमेंट साइन ना करना। इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2007 explain why ML should not sign the finance facility agreement. List the conditions if any which ML must comply before exercising its borrowing powers. Also state the consequences if ML signs the मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी without fulfilling the above condition. 3 चीजें पूछ रहा है। पहले चीज, क्यों ML को फाइनेंस फैसिलिटी साइन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अभी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं किया उसने। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और लॉयर मना कर रहा है, तो इसका मतलब किसी वजह से मना कर रहा होगा, वजह यही होगी, और क्या वजह होगी? और ये थोड़ी कहेगा कि मैं अपने घर से पैसे ले आता हूं तुम बैंक से एग्रीमेंट ना करो, यही वजह होगी ना। लॉयर कह रहा था कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लो पहले, फिर जाके आप एग्रीमेंट करना। कह रहा है लिस्ट द कंडीशन विच एमएल मस्ट कंप्लाई बिफोर एक्सरसाइजिंग इट्स बोरिंग पावर्स। क्या कंडीशंस है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अपडेट करना। क्या सिर्फ यही लिखेंगे कि अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जो कंडीशन है वो भी लिखनी है? वो भी तो लिखनी है। Also state consequences if ML signs the मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी without fulfilling the above condition. अवॉइड हो जाएगा, सिंपल जी। कुछ समझ आया आपको? चलिए अच्छा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा हुआ? कोई दिमाग आपका हिला जुला? चलिए गुड। तो इसका मतलब है अब चैप्टर 21 की भी होम असाइनमेंट आपको दे देनी चाहिए।
अच्छा चले ठीक है, देखिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ ना, तो मैं कोई असाइनमेंट नहीं आज आपको दे रहा, इंशाल्लाह कल दे देंगे आपको। आज आज आप याशी करें, जी ले अपनी जिंदगी आज।